फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स अचीव करने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि जवांग डीमन एम्परर को अच्छी तरह एहसास हो गया था कि आजकल जू वेनबो का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ खास स्मूथ नहीं चल रहा है। किसी भी अनएक्सपेक्टेड पंगे या झमेले से बचने के लिए इस बार वो अपने साथ एक सैंपल लेकर आया था ताकि जू वेनबो बेझिझक टॉप लेवल एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल कर सके। डिमोनिक कल्ट के अंदर ये टॉप लेवल एक्सपर्ट्स बिल्कुल जायंट डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स की तरह होते हैं और पूरी कल्ट में इनकी गिनती बमुश्किल 300 के करीब ही है। इस बात पर जू वेनबो का एटीट्यूड ऐसा था जैसे उसे लग रहा हो कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क मजाक हो रहा है मेरे साथ। इस पर जवांग डीमन एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉप लेवल एक्सपर्ट्स की लाशें उठाना और फिर उन्हें 10 सुप्रीम एक्सपर्ट्स में बदल देना, सच कहूं तो ये हमारे ओरिजिनल प्लान से कहीं ज्यादा परफेक्ट है। जू वेनबो ने गहरी और भारी आवाज में कहा, लेकिन ब्लड प्लाज्मा मेथड से इन्हें तैयार करना हद से ज्यादा क्रूर है और डिमोनिक कल्ट के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर ये ब्लड प्लाज्मा वाला राज एक्सपोज हो गया तो मेरी रेपुटेशन की तो पूरी लंका लग जाएगी। तुम्हें ब्लड प्लाज्मा मेथड को यूज करना जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, ये तो बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। और वैसे भी एक बार जब तुम कल्ट लीडर की गद्दी पर बैठ गए तो इस ब्लड प्लाज्मा वाले मामले को रफा दफा करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा, है ना? यह सुनकर जू वेनबो थोड़ा हेजिटेशन में पड़ गया और सोचने लगा। जवांग डीमन एम्परर मुड़ा, आराम से अपनी जगह पर बैठ गया और बोला, आराम से सोच लो फिर जाना। आखिरकार तुम्हारे सफर का ये तो बस एक छोटा सा कदम है। वहां से वापस निकलते वक्त रास्ते में जवांग डीमन एम्परर ने अचानक से तुम्हारी तरफ एक हल्की सी नजर डाली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पल भर के लिए थोड़े अजीब से हुए और अगले ही सेकंड उसे एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को ऐसे नॉर्मल कर लिया जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। उसी रात जू वेनबो ने अपने करंट स्टेटस और स्टैट्स पर गौर किया। उसने खुद से कहा, काफी वक्त हो गया है अपनी पुरानी कल्टीवेशन टेक्निक्स और स्किल्स को चेक किए हुए, क्यों ना थोड़ा एक्चुअल कॉम्बैट प्रैक्टिस करके हाथ साफ कर लिए जाएं? चलो अब इस ग्रुप का भी हिसाब किताब फाइनल कर ही देते हैं। और हाँ, फ्यूचर में यून सिंह से निपटने के लिए ये उन्हें पहले ही डीमन वेनरेबल लेवल की बैटल का एक्सपीरियंस देने का एक तरीका भी था। तो ठीक 10 दिन बाद जवांग डीमन एम्परर को जू वेनबो की तरफ से भेजे गए लोग मिल गए और साथ में मिली उन टॉप लेवल एक्सपर्ट्स की 10 लाशें। आजकल यून सिंह काफी ज्यादा प्रेशर में चल रहा था। इसका रीजन ये था कि उसके टैक्टिशियन को कहीं से ये इंटेलिजेंस मिली थी कि कल्ट लीडर की गद्दी का उसका बिगेस्ट कंपेटिटर जू वेनबो शायद होली फ्लेम को समन करने का कोई जुगाड़ ढूंढ चुका है। अब भाई, होली फ्लेम कोई मजाक तो है नहीं, ये सीधे तौर पर हेवनली डीमन की लेजिटिमेसी और पावर का सिंबल मानी जाती है। इसी बात ने यून सिंह को एक सॉलिड डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया कि उसे हर हाल में अपनी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट की कल्टिवेशन की स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी ताकि कम से कम वो खुद भी होली फ्लेम को कंट्रोल कर सके। अपनी इसी गोल को अचीव करने के लिए यून सिंह सीधा 10,000 फैंटम्स इल्यूजन अरे के अंदर घुस गया। वहां उसने एक बार फिर से पास्ट मेमोरीज के उन खतरनाक दुश्मनों के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस शुरू कर दी ताकि एक्चुअल रियल वर्ल्ड कॉम्बैट में उसे इसका तगड़ा फायदा मिल सके। लेकिन इस बार का नजारा थोड़ा अलग था। चारों तरफ अचानक से प्लम ब्लॉसम्स के फूल उड़ने लगे और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि प्लम ब्लॉसम सॉर्ड इमॉर्टल मिंग युआन था। ये वही दुश्मन था जिसने उसकी प्रीवियस लाइफ में उसके स्पीयर वेनरेबल सेक्ट का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया था। और जैसा कि कहते हैं ना, जब पुराना दुश्मन सामने खड़ा हो तो खून वैसे ही खौल उठता है। एक बेहद ब्रूटल और ब्लडी बैटल के बाद यून सिंह अपनी स्पीयर के सहारे खड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके ठीक सामने मिंग युआन का इल्यूजन धीरे धीरे गायब हो रहा था। हालांकि उसने ये सिम्युलेशन बैटल जीत ली थी, लेकिन ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं थी। फिर भी ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। सामने वाला ओपोनेंट लगभग एक लोअर डीमन वेनरेबल लेवल के करीब पहुंच चुका था और उसे जान से मार गिराने का सीधा सा मतलब था कि यून सिंह की करंट स्ट्रेंथ अब लगभग उसकी प्रीवियस लाइफ के मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी है। उस पुरानी दुश्मनी के गुस्से और हेट्रेड को खुद पर हावी न होने देते हुए उसने शांति से 10,000 फैंटम्स इल्यूजन अरे को एग्जिट कर दिया और बाहर आकर वो अपने मन ही मन हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट की कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करने लगा, एक ही वक्त में अपना पूरा फोकस 2 अलग अलग चीजों पर मेंटेन करते हुए। यून सिंह ने भी बैटल से मिले गेन्स और एक्सपीरियंस को एनालाइज करना शुरू कर दिया। मिंग युआन के साथ हुई उस फाइट ने उसे कई सारे छोटे छोटे लेकिन बेहद काम के इनसाइट्स दिए थे। ये बिखरे हुए छोटे छोटे आइडियाज और इंस्पिरेशंस अब तक एक प्रोसेस से गुजर रहे थे और अब फाइनली इनमें एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज आने वाला था। अचानक से यून सिंह को अपने डैंशियन के अंदर एक अजीब सी पावर फील हुई, एक ऐसी ताकत जो सीधे उसके दिल से जुड़ रही थी। और अगले ही पल ये पावर डैंशियन से फूटकर बाहर निकली और ग्रेश रेड फ्लेम्स की लेयर्स में बदल गई जो बहुत तेजी से यून सिंह के सामने शेप लेने लगी। और हाँ, यही वो चीज थी जो हेवनली डीमन की आइडेंटिटी को पूरी तरह से साबित कर सकती थी, होली फ्लेम। फाइनली वो होली फ्लेम जिसे पाने का वो इतने वक्त से सपना देख रहा था अब उसके सामने थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यू एक्सिंग इस वक्त रत्ती भर भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे अचानक से यह एहसास हुआ कि ये होली फ्लेम उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा रही है। सच कहूं तो वो इस होली फ्लेम को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
होली फ्लेम सीधे यून सिंह के शरीर पर जलने लगी। उसकी लपटें खतरनाक तरीके से भड़क रही थीं और चारों तरफ तेजी से फैलने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो ये होली फ्लेम बस कुछ ही पलों में यून सिंह को पूरी तरह से निगल जाएगी, भस्म कर देगी। लेकिन तभी पास ही में रखी व्हाइट नाइट स्पीयर, जो उस होली फ्लेम के कांटेक्ट में आ चुकी थी, अचानक से ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे उसे किसी ने ट्रिगर कर दिया हो। उसमें से एक बेहद इंटेंस स्पीयर ऑरा फूटने लगा और बिल्कुल एक वफादार साथी की तरह अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट नाइट स्पीयर अपने आप उड़कर सीधा यून सिंह के सामने आ गई और उसने यून सिंह के शरीर पर हावी हो रही उस जानलेवा फोर्स को पूरी तरह से डिसिपेट कर दिया। यून सिंह पूरी तरह से ब्लैंक होकर अपनी व्हाइट नाइट स्पीयर को घूरे जा रहा था। तभी उसने देखा कि व्हाइट नाइट स्पीयर के ऊपर अचानक से एक मंत्र या चांट चमकने लगा है। ये आग डीमन का आईना है। इसे सिर्फ दिल के सबसे गहरे डिजायर्स का इस्तेमाल करके ही कंट्रोल किया जा सकता है, तभी जाकर ये अल्टीमेट मिथिकल रियल्म तक पहुंच पाएगी। जैसे ही उसने अपने शरीर पर उस होली फ्लेम की तपन महसूस की, यून सिंह ने बिना रुके उस मंत्र को मन ही मन दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आग जो उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी शांत होने लगी और आखिर में बैंगनी रंग की डिमोनिक ऑरा के साथ एक जबरदस्त होली फ्लेम धधक उठी। यून सिंह को एहसास हुआ कि फाइनली उसने होली फ्लेम पर पूरी तरह काबू पा लिया है। लेकिन भाई, इस सब में उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी और जान निकल गई थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो बेहोशी की हालत में था, तब उसके दिमाग में एक अनजान सी आवाज गूंजने लगी। उस आवाज ने कहा, मेरे संप्रदाय के वंशज, अगर तुम्हें इस डिवाइन कल्ट में कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो वुलू क्लैन के पास चले जाना। वो तुम्हारे वफादार साथी बनेंगे और तुम्हारी होली फ्लेम को एक नई पहचान देंगे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, लेकिन जब दोबारा आंखें खुली तो यूं एक्सिंग को वो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से होली फ्लेम को मैनिपुलेट करके देखा और जब उसे यकीन हो गया कि वो वाकई उसे कंट्रोल कर सकता है, तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। व्हाइट नाइट स्पीयर के जरिए अपनी आवाज छोड़ने के तरीके से ये तो साफ था कि उस शख्स की कल्टिवेशन कम से कम मिथिकल रियल्म तक तो रही होगी। ये सोचकर कि कोई इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, उसे अपनी पिछली लाइफ की याद आ गई। उसने बस एक ठंडी सांस भरी और सोचा कि ये वाकई गर्व करने वाली बात है। खैर, अब उसे वहां से निकलना था। अब उसका अगला मिशन उस रहस्यमयी आवाज के कहे अनुसार वुलू क्लैन को ढूंढना था। ये वुलू क्लैन असल में डिमोनिक कल्ट के वो लोग थे जिनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था और ना ही किसी रिकॉर्ड में उनका नाम था। वो हमेशा से अंधेरे कोनों में गुमनाम बनकर रहते आए थे। वैसे तो उन्हें ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था, पर किस्मत से यूं एक्सिंग को उनके ठिकाने का पता था। उसे पूरा यकीन था कि किसी न किसी जगह वुलू क्लैन के लोग जरूर मौजूद होंगे। शायद पवित्र वस्तु यानी होली ऑब्जेक्ट को अपने वश में करने के बाद यून सिंह के मन में एक अजीब सी घबराहट या यूं कहें कि एक सिहरन पैदा हो रही थी। वो एक बार फिर डिवाइन पैलेस के भीतरी बगीचे में पहुंचा, लेकिन वहां उस पुराने मंडप में उसे कोई पुराना दोस्त या परिचित चेहरा नजर नहीं आया। उस बीमार कल्ट लीडर के बारे में सोचकर उसने अपना मन कड़ा किया और वहां से निकल गया। असल में दुश्मनों की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता की इस लड़ाई का मुकाबला करने के लिए उसे इस वक्त हर हाल में वुलू क्लैन को अपने साथ जोड़ना ही था। अब चूंकि यून सिंह पहले ही वुलू होली ऑब्जेक्ट को कल्टीवेट कर चुका था, तो तकनीकी तौर पर वो उन्हें वश में करने की काबिलियत रखता था। अब बस कमी थी तो अंधेरे में छिपे उन वुलू क्लैन के मेंबर्स को ढूंढने की, ताकि उन्हें इस पवित्र वस्तु के जरिए अपनी कमान में लिया जा सके। ये वुलू क्लैन वाले भी बड़े अजीब थे। ये डिमोनिक कल्ट की परछाइयों में छिपे रहते थे और इनका कोई ठिकाना फिक्स नहीं था। हालत तो ये थी कि खुद कल्ट लीडर भी उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके सामने उन्हें झुकना ही पड़ता, और वो था वुलू होली ऑब्जेक्ट। यही वजह थी कि इस बार यून सिंह का डेस्टिनेशन डीमन वेपन डिपार्टमेंट था। उसे याद था कि पिछली बार जब वो यहां अपने लिए हथियार चुनने आया था, तब उसे वहां वुलू क्लैन की मौजूदगी की एक हल्की सी आहट महसूस हुई थी। वहां पहुंचते ही उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को बिना विचलित किए सीधे उस होली ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। उसे पता था कि जैसे ही वुलू क्लैन के लोगों को इस पवित्र वस्तु की एनर्जी महसूस होगी, वे अपने आप उसके सामने आ जाएंगे। जैसे ही उसने उस होली ऑब्जेक्ट को प्रकट किया, उसके साथ आए शांग यिन्याओ का चेहरा तुरंत सम्मान से झुक गया। यू एक्सिंग के पैरों के पास उस पवित्र वस्तु को जागते देख वो मन ही मन काफी इमोशनल हो रहा था। उसे धुंधला सा ऐसा लगा जैसे वो किसी पुराने मंजर को दोबारा देख रहा हो, बिल्कुल वैसी ही छवि जैसी कल्ट लीडर की जवानी के दिनों में हुआ करती थी। लेकिन सिर्फ उस धूसर या ग्रे रंग के होली ऑब्जेक्ट का होना ही काफी नहीं था। शांग यिन्याओ के चेहरे के भाव अब भी थोड़े गंभीर थे। शांग यिन्याओ ने मन ही मन सोचा कि वुलू क्लैन को अपनी कमान में लेने के लिए सिर्फ होली ऑब्जेक्ट दिखाना काफी नहीं है, बल्कि उसे अपनी पूरी ताकत के साथ वुलू होली फ्लेम को प्रकट करना होगा। ठीक उसी पल यूं एक्सिंग के हाथों में आग की लपटें सिमटने लगीं। वो मामूली सी दिखने वाली ग्रे आग अब अंदरूनी शक्ति से गहरी और डार्क होने लगी थी, और उन ग्रे लपटों के बीच स्याह काले रंग की आग की एक चमक दिखाई देने लगी। यही थी असली और पूरी वुलू होली फ्लेम। जैसे ही इस पावरफुल आग की गूंज चारों तरफ फैली,
हवा को चीरती हुई तेज आवाजें आने लगीं और डीमन वेपन डिपार्टमेंट के चारों ओर से कई परछाइयां अचानक प्रकट हो गईं। अगले ही पल एक चेहरे पर गहरे जख्म के निशान वाला शख्स यून सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने सीधा सवाल किया, क्या ये तुमने ही वुलू होली फ्लेम को जगाया है? यून सिंह ने बस शांति से सर हिलाया और एक बार फिर उस ग्रे ब्लैक आग को हवा में लहरा दिया। उस आग को अपनी आंखों के सामने देखते ही वहां मौजूद वुलू क्लैन के तमाम लोग पलक झपकते ही गायब हो गए। उस निशान वाले आदमी ने बड़ी इज्जत के साथ धीमी आवाज में कहा, वुलू क्लैन की ये तकनीकें सदियों पुरानी हैं और ये जगह इस तरह की बातें करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया और यू एक्सिंग को एक दूसरी सुरक्षित जगह की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में अपने पीछे चल रहे शांग यिन्याओ को झुककर सम्मान देते देख यू एक्सिंग को अब जाकर समझ आया कि दरअसल शांग यिन्याओ खुद भी वुलू क्लैन का ही एक मेंबर है। जल्द ही वे एक जानी पहचानी जगह पर पहुंच गए। यून सिंह अभी कुछ सोच ही रहा था कि उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी, इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कई अनमोल हथियार और दवाइयां ऐसी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी कीमती चीजें भी हैं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। ये कहते कहते उसने अचानक अपने चेहरे की खाल को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके चेहरे से एक ह्यूमन स्किन मास्क उतर गया। जैसे ही उसने अपना असली चेहरा दिखाया, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सन एंड मून डीमन मास्टर ली शिनजेंग का था। अपना असली चेहरा दिखाने के बाद ली शिनजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग कल्ट लीडर, काफी वक्त से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। यून सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ली शिनजेंग असल में वुलू क्लैन का एक हिस्सा होगा। उसने बस बेबसी से कहा, तो आप पहले भी मेरे साथ बस नाटक कर रहे थे? इस पर ली शिनजेंग जोर से हंसा और बोला, उस वक्त तक तुमने वुलू होली फ्लेम को मास्टर नहीं किया था, इसलिए तुम मेरे मास्टर नहीं थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये कहते ही वो अदब से झुका और बोला, वुलू क्लैन का वफादार सेवक ली शिनजेंग आज वुलू हेवनली डीमन के वारिस को प्रणाम करता है। जब यून सिंह ने वुलू हेवनली डीमन का टाइटल सुना तो उसने हैरानी से पूछा, क्या वुलू कभी डिमोनिक कल्ट का लीडर भी रहा है? ली शिनजेंग ने सिर हिलाते हुए मना किया और बताया, वुलू कभी भी ऑफिशियली हेवनली डीमन यानी कल्ट लीडर नहीं बना, लेकिन उसने हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट में महारत हासिल की थी और उसे खुद हेवनली डीमन की पहचान और पावर्स की मान्यता मिली थी। डिमोनिक कल्ट के पूरे इतिहास में वुलू इकलौता ऐसा शख्स था जिसे ये सम्मान मिला। इसके बाद उसने यून सिंह की आंखों में झांकते हुए पूछा, वैसे यंग कल्ट लीडर, आप वुलू के बारे में आखिर कितना जानते हैं? यून सिंह कुछ पलों के लिए सोच में डूब गया। आखिर वो एक रीइनकार्नेटेड इंसान था जिसने दोबारा जन्म लिया था। अपनी पिछली लाइफ में उसने स्पीयर वेनरेबल सेक्ट में वक्त बिताया था जहां कभी वुलू भी रहा करता था। इतना ही नहीं, उसे व्हाइट नाइट स्पीयर के अंदर छिपा हुआ वुलू का असली लेगेसी और संदेश भी मिल चुका था। उसके पास जानकारियों का खजाना था, लेकिन उसने बहुत संभलकर जवाब दिया, मुझे बस इतना पता है कि वुलू कभी स्पीयर वेनरेबल सेक्ट का हिस्सा हुआ करता था। ली शिनजेंग के चेहरे पर एक हल्की सी हैरानी आई और उसने गंभीर होते हुए कहा, लगता है अब हमें इस बारे में एक लंबी और गहरी बात करनी होगी। ली शिनजेंग ने वुलू के पास्ट की कहानी सुनाना शुरू किया। असल में वो शुरुआत में एक राइचस सेक्ट का बहुत ही होनहार और जीनियस कल्टीवेटर था, लेकिन उसके सेक्ट में एक अजीब नियम था कि उनकी विरासत सिर्फ एक ही वारिस को मिल सकती थी। इसी वजह से उसे डिमोनिक कल्ट का रास्ता चुनना पड़ा। पर भाई, वहां पहुंचते ही उसने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया और 10 लाख फॉलोअर्स के बीच 10 ग्रेट डीमन वेनरेबल्स में अपनी जगह बना ली। उसे ही डिमोनिक कल्ट का सबसे अनोखा और लेजेंडरी वुलू हेवनली डीमन कहा जाता है। डिमोनिक कल्ट में आने के बाद भी वो अपने पुराने स्पीयर वेनरेबल सेक्ट की रूट्स को नहीं भूला था। उसकी डिमोनिक आर्ट्स की समझ इतनी गहरी थी कि उसने स्पीयर वेनरेबल सेक्ट की मार्शल आर्ट्स को बेस बनाकर कई सारी डिमोनिक टेक्निक्स को सुधार दिया और नए सिरे से तैयार किया, जिसकी वजह से पूरे कल्ट के लोग उसे पागलों की तरह पसंद करने लगे। लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसे कल्ट लीडर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे उस हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट ने बहुत अट्रैक्ट किया, जिससे सिर्फ कल्ट लीडर ही होली फ्लेम पैदा कर सकता था। दिक्कत ये थी कि कल्ट के नियमों के हिसाब से सिर्फ लीडर या उसका वॉरिस ही इस टेक्निक को हाथ लगा सकते थे। अब उस तक पहुंचने के लिए वुलू ने एक अलग ही रास्ता निकाला। उसने बस कल्ट की पवित्र आत्माओं, उनकी फॉर्म्स और पुराने रिकॉर्ड्स में दबे हुए छोटे छोटे क्लूज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसने रिसर्च का एक भी मौका नहीं छोड़ा और अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर बिना किसी मास्टर के खुद ही होली फ्लेम को कल्टीवेट कर लिया। हालांकि उसकी बनाई हुई ये आग नॉर्मल लाल रंग की होली फ्लेम से अलग ग्रे कलर की थी, लेकिन उस वक्त के कल्ट लीडर शेंगजी हेवनली डीमन ने खुद कंफर्म किया कि भाई, ये वाकई में होली फ्लेम ही है। और क्योंकि वुलू की बनाई ये टेक्निक असली हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए इसे सोल डिवाइन आर्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। वुलू की इस नई हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट ने उस समय डिमोनिक कल्ट के अंदर एक जबरदस्त तहलका मचा दिया था। काफी लोग इसके खिलाफ भी थे, क्योंकि उनका मानना था कि दुनिया में एक साथ 2 हेवनली डीमन नहीं हो सकते।
उन्हें डर था कि अगर वुलू की इस तकनीक को मान्यता दे दी गई तो भविष्य में असली हेवनली डीमन की लेजिटिमेसी को लेकर काफी बवाल और विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि शेंगजी हेवनली डीमन उस समय वुलू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बनाई हुई इस तकनीक को ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। लेकिन विरोध की आवाजों को शांत करने के लिए शेंगजी हेवनली डीमन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने वुलू की तकनीक को मान्यता तो दे दी, पर साथ ही ये शर्त भी रख दी कि डिमोनिक कल्ट के किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड या इतिहास में वुलू की इस विरासत का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां तक कि वुलू को फॉलो करने वाले लोगों का नाम भी कल्ट के किसी कागजात में दर्ज नहीं होगा। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस गुमनाम वुलू क्लैन की जो परछाइयों में रहने लगे। यून सिंह ने तुरंत एक और सवाल दागा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वुलू ने व्हाइट नाइट स्पीयर के अंदर अपनी इसी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट की विरासत छोड़ी है? इस पर ली शिनजंग ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि अपनी चेतना या विल पावर को किसी चीज के अंदर छोड़ना दरअसल विरासत सौंपने का एक तरीका होता है। यून सिंह को अब जाकर बात पूरी तरह समझ आ गई। ये सब उस कड़े सरकारी बैन या जिनलिंग बैन से बचने के लिए किया गया था, ताकि मार्शल आर्ट्स की इस विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। वुलू आखिर दिल से एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था, तो जाहिर है वो अपनी खुद की बनाई हुई इस यूनिक मार्शल आर्ट को दुनिया से खोने नहीं देना चाहता था। इसलिए जब उसकी कल्टीवेशन मिथिकल रेल्म यानी शेनहुआ जिंग मिथिकल रेल्म तक पहुंच गई, तो उसने आखिरकार अपनी मार्शल आर्ट्स को पास करने का ये तरीका ढूंढ निकाला। और वक्त ने साबित कर दिया कि उसका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि आज उसका वारिस उसके ठीक सामने खड़ा है। बगल में खड़े यून सिंह ने मन ही मन सोचा कि क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ में स्पीयर वेनरेबल सेक्ट का हिस्सा था और उनकी तकनीकें जानता था, इसीलिए अनजाने में ही सही उसने व्हाइट नाइट स्पीयर में छिपी वुलू की चेतना को जगा दिया और उसे यह विरासत मिल गई। वरना अगर उसे वो पुरानी तकनीकें नहीं पता होती तो आज हालात कुछ और ही होते। यून सिंह को इस बात का एहसास था कि शायद वो होली फ्लेम को कल्टीवेट ही नहीं कर पाता और न ही वुलू क्लैन को अपने वश में कर पाता अगर उसके पास ये विरासत न होती। ये सोचते हुए उसने अपनी स्पीयर से धीरे से शुक्रिया कहा। अब चूंकि उसने वुलू हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट में महारत हासिल कर ली थी, उसे ली सिंजेंग का सच्चा और दिल से सपोर्ट भी मिल गया था। ये खबर आग की तरह पूरे डिमोनिक कल्ट में फैल गई। जब टैक्टिशियन शंगुन जी को ये खबर मिली तो वो तुरंत बीमार चल रहे टियन हुई के पास पहुंचा, लेकिन उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वे पूरे दिन में मुश्किल से 3 घंटे ही होश में रहते थे। शंगुन जी एक तरफ तो उनके लिए एंटीडोट ढूंढने में लगा था और दूसरी तरफ 10 लाख कल्ट मेंबर्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी उसे थका रही थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब जू वेनबो का अगला कदम क्या होगा। अब तक जू वेनबो की हर चाल शंगुन जी की प्रेडिक्शन के हिसाब से ही थी, इसलिए उसे डर था कि यून सिंह के साथ ली शिंजेंग के हाथ मिलाने के बाद जू वेनबो बौखलाहट में कोई ऐसा फैसला ले सकता है जो सिचुएशन को बद से बदतर बना दे। वो सोचकर ही परेशान था कि इस एक फैसले की वजह से कितने बेगुनाह लोग या अंधेरे में छिपे मोहरे इस लड़ाई की बलि चढ़ जाएंगे। इधर यून सिंह ने जैसे ही बेहद प्रभावशाली डीमन वेनरेबल ली सिंजेंग को अपनी साइड किया, जू वेनबो गुस्से से पागल हो गया। उसका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि अब उसके सपोर्ट में सिर्फ एक ही डीमन वेनरेबल बचा था, माओ रेनलियांग। माओ रेनलियांग मन ही मन काफी डरा हुआ था। सच तो ये है कि वो भी पाला बदलना चाहता था, लेकिन पुरानी आपसी लड़ाई के दौरान उसने यून सिंह पर हमला किया था। उसे डर था कि यून सिंह पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए न चाहते हुए भी उसे जू वेनबो के साथ चिपके रहना पड़ा। अब माओ रेनलियांग को अपने साथ बनाए रखने और उसे तसल्ली देने के लिए जू वेनबो उसे अपने साथ कहीं ले जाने की तैयारी करने लगा। एक पेचीदा मजे को पार करने के बाद वे एक बिल्कुल नए बने हुए सीक्रेट चेंबर में पहुंचे। माओ रेनलियांग को साफ महसूस हो रहा था कि जू वेनबो उसे जिस जगह लेकर आया है उसका लेवल काफी हाई है। जख्मों और खतरनाक निशानों से भरी एक जगह से गुजरते हुए दोनों आखिर में एक सुनसान घाटी में पहुंच गए। वहां दोनों की आंखों के सामने 10 ऐसी परछाइयां खड़ी थीं जिनसे निकलने वाला ऑरा बहुत ही हाई लेवल का था। जब उसने खुद को उन 10 लोगों के बीच घिरा पाया तो वो समझ गया कि ये कोई मामूली फाइटर्स नहीं है। माओ रेनलियांग ने मन ही मन हैरान होते हुए पूछा कि आखिर इतने सारे टॉप लेवल एक्सपर्ट्स अचानक कहां से आ गए। जू वेनबो ने बताया कि ये सब वाइस कल्ट लीडर द्वारा ट्रेन किए गए स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं। तभी माओ रेनलियांग के पीछे से एक आवाज गूंजी जिसे वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। उसे अपनी पीठ के पीछे एक सुपर एक्सपर्ट की मौजूदगी फील हुई और इस बात ने उसे काफी प्रेशर में डाल दिया कि कोई उसके इतने करीब आ गया और उसे भनक तक नहीं लगी। जू वेनबो ने तुरंत इंट्रोडक्शन कराया कि ये जवांग डीमन एम्परर हैं और इन्होंने ही उन 10 एक्सपर्ट्स को ट्रेन किया है। तभी जू वेनबो ने एक गंभीर सवाल पूछा, ओल्ड डेमन, क्या तुम्हें पता है कि कल्ट लीडर बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है? इसके लिए लेजिटिमेसी यानी जेंग टोंग सिंह लेजिटिमेसी और उसे साबित करने के सबूत चाहिए होते हैं। जू वेनबो ने सर हिलाते हुए बात आगे बढ़ाई। डिमोनिक कल्ट का हेवनली डीमन बनने के लिए पहली शर्त है हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट को सीखना और होली फ्लेम को पैदा करना, और दूसरी शर्त है ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाना। ये कहते ही उसके हाथ में लाल रंग की होली फ्लेम चमकने लगी।
ये ना सिर्फ उसकी ताकत थी, बल्कि हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट ही वो सबसे बड़ी शर्त थी जो उसे गद्दी का असली हकदार साबित करती थी, क्योंकि यही इस पूरे कल्ट की बुनियाद है। माओ रेनलियांग ये देखकर पूरी तरह दंग रह गया कि जू वेनबो भी इसे कल्टीवेट कर सकता है। अभी वो संभल ही रहा था कि अचानक तलवारों की गूंज सुनाई दी और कई तेज धार वाली तलवारें उसकी गर्दन पर आ टिकीं। अपनी पावर का ट्रेलर दिखाने के बाद जू वेनबो ने सीधा सवाल दागा कि क्या वो उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। माओ रेनलियांग ने मन ही मन एक ठंडी आ भरी और सोचा कि आखिर वही हुआ जिसका डर था। चीजें सबसे वर्स्ट लेवल पर पहुंच गई थीं। अब उसके पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बेबसी में अपना सिर हिला दिया। अब उसे जू वेनबो के साथ मिलकर एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देना था। वहीं दूसरी तरफ यू एक्सिंग इस बात से काफी रिलैक्स था कि उसने ली शिनजेंग को अपनी साइड कर लिया है। ली शिनजेंग की इज्जत और रुतबे की वजह से डेमोनिक कल्ट के कई बड़े जांबाज और दिग्गज योद्धा भी अब यून सिंह से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगे थे। ये सब देखकर वो खुद को बहुत लकी मान रहा था कि उसे वुलू की विरासत मिली और वो वुलू होली फ्लेम को जगा पाया। लेकिन तभी जू वेनबो के कैंप में प्लांट किए गए एक जासूस ने ली शिनजेंग तक एक बेहद जरूरी खबर पहुंचाई। खबर सुनते ही ली शिनजेंग का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने तुरंत बिना वक्त गंवाए यून सिंह को इन्फॉर्म किया कि जू वेनबो ने अपनी चाल चल दी है। और जैसा कि अंदेशा था, उसने सबसे खतरनाक रास्ता चुना था। वो इस वक्त सीधा मिस्टिक पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। जू वेनबो का मोटिव बिल्कुल साफ था। उसने पहले ही हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट मास्टर कर ली थी और अब उसका प्लान था जबरदस्ती सेंटेस पर कब्जा करना। अगर वो सेंटेस के साथ मिलकर हेवनली डीमन ब्लडलाइन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गया तो वो बड़ी आसानी से यंग कल्ट लीडर के हाथों से कल्ट लीडर की गद्दी छीन लेगा। अगर ये बात पूरे डेमोनिक कल्ट में फैली तो यकीनन इसका जबरदस्त विरोध होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जू वेनबो ने कदम आगे बढ़ा दिए थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि अब उसके पास इस बगावत को कुचलने के लिए पर्याप्त ताकत आ चुकी थी। जू वेनबो के पास अब इतनी ताकत थी कि वो यून सिंह समेत उठने वाली हर विरोधी आवाज को कुचल सकता था। हैरानी की बात तो ये थी कि 10 ग्रेट डीमन किंग्स में से माओ रेनलियांग को छोड़कर बाकी सभी ने चुपचाप उसके सामने सर झुका दिया था। अभी यून सिंह ये सोच ही रहा था कि आखिर जू वेनबो और कौन कौन सी ताकतों को कंट्रोल कर सकता है। तभी खबर आई कि जू वेनबो अपने दलबल के साथ गॉडेस पैलेस की पहाड़ी के नीचे पहुंच चुका है। हालांकि यू एक्सिंग ने भी इस चाल के खिलाफ पहले से तैयारी कर रखी थी। पहाड़ी की चट्टानों के ऊपर से फेंगमो बॉक्सियन वांग जू जोंगडी और वाइस कल्ट लीडर की टीम ने रास्ता रोकते हुए साफ कह दिया, वाइस कल्ट लीडर, आप यहीं से वापस लौट जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। सेंटेस पर कब्जा करने के इरादे से आए जू वेनबो को जैसे ही जू जोंगडी ने टोका, उसने बस एक ठंडी सांस भरी। भले ही सामने खड़ा शख्स 10 ग्रेट डीमन किंग्स में से एक था, लेकिन इस वक्त सत्ता के खेल में वो उसके आड़े आ रहा था। जू वेनबो ने बस एक हाथ हवा में लहराया और पलक झपकते ही 3 लोग जू जोंगडी के सामने आ खड़े हुए। पहली नजर में तो वे जू वेनबो के वफादार सोल सिवरिंग एनवॉयज लग रहे थे। जू जोंगडी जोर से हंसा और बोला, क्या ये लोग सच में मुझे मारने की हिम्मत रखते हैं? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उन तीनों हमलावरों की मूवमेंट में कोई आवाज नहीं थी और उनके वार करने का लेवल एक आम सोल सेवरिंग एनवॉय की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक और हाई था। जू वेनबो ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा कि ये सोल सेवरिंग एनवॉयज हैं? ये असल में ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज हैं। ये सुनते ही उन तीनों ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज ने एक साथ दोबारा जू जोंगडी पर जानलेवा हमला कर दिया। ये ज़ॉम्बीज किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा खूंखार थे। भले ही ये ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज सीधे तौर पर डीमन वेनरेबल के लेवल तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन इन्हें जायंट डीमन लेवल के टॉप एक्सपर्ट्स की लाशों से बनाया गया था। जू वेनबो ने इन्हें तैयार करने में अपनी जी जान और ढेर सारा पैसा फूंक दिया था, जिसकी बदौलत अब इनके पास एक डीमन वेनरेबल जैसी ताकत और कभी न मरने वाली इमॉर्टैलिटी की खासियत थी। इस वजह से जू जोंगडी काफी तगड़े प्रेशर में आ गया था। उसने अपनी सबसे घातक मूव कॉर्प्स डिस्ट्रक्शन विंड का इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसने देखा कि उन तीनों ज़ॉम्बीज को खरोंच तक नहीं आई। जू जोंगडी को तुरंत समझ आ गया कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत किसी एक पर नहीं झोंकी तो वो इन्हें न तो मार पाएगा और न ही पीछे धकेल पाएगा। पास खड़ा माओ रेनलियांग देख रहा था कि जू जोंगडी और उन ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन वो मन ही मन जानता था कि जू जोंगडी अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उनका गॉडेस पैलेस में घुसना अब बस कुछ ही समय की बात थी। लेकिन तभी एक कड़क आवाज गूंजी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? गॉडेस पैलेस से खुद सेंटेस टियान आई बाहर आ गईं। अपनी फीमेल लीड को सामने देखकर जू वेनबो के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। उसने साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ किस लिए आया है। जाहिर है उसे सेंटेस चाहिए थी ताकि वो हेवनली डीमन ब्लडलाइन को आगे बढ़ा सके। जू वेनबो की इस घटिया नीयत और इस ख्याल से कि शायद उसके पिता को जहर भी इसी ने दिया है, टियान आई का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, यहां से दफा हो जाओ जू वेनबो। वहीं जू जोंगडी ने उसे फौरन चेतावनी दी कि वो वापस अंदर पैलेस में चली जाए, क्योंकि इन ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज का सामना करना बहुत रिस्की और डेंजरस है। डेमोनिक कल्ट की इस बैन की गई चीज का नाम सुनकर
टियान के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, पर वो जरा भी नहीं घबराई। जू वेनबो अभी हैरान हो ही रहा था कि तभी उसने देखा कि टियान ने एक डिवाइन बेल बाहर निकाल ली है, जिसे देखते ही वो पहचान गया कि ये सीधे गॉड को सिंबलाइज करने वाली चीज है। सेंटेस की हैसियत से वो हेवनली डीमन के अंदर मौजूद होली बुद्धा के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी, लेकिन उसकी यादों में ये चीज बस एक मामूली बर्तन की तरह थी। पर अगले ही पल टियान के शरीर से एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट फूटने लगी। अगर कल्ट के सभी लोग इंटरनल पावर कल्टीवेट कर सकते हैं, तो क्या कल्ट की सेंटेस सिर्फ होली बुद्धा की सेवा करने वाली एक दासी बनकर रहेगी? बिल्कुल नहीं। सेंटेस के पास इंटरनल पावर के अलावा एक और ताकत होती है, जिसे डिवाइन पावर कहा जाता है। ये ताकत उसे पिछली सेंटेस से विरासत में मिली थी, और अब वही डिवाइन पावर अपना जलवा दिखाने वाली थी। उस चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी के नीचे जू जोंगडी पर हमला कर रहे ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज अचानक ठिठक गए और अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़े। जू वेनबो ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सेंटेस के पास ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज को काबू करने की ऐसी कोई पावर होगी। तभी टियान ने गरजते हुए कहा, ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज भले ही डिमोनिक कल्ट का एक सीक्रेट है, लेकिन इनका ओरिजिन बहुत पुराना है। इन्हें बनाने के शुरुआती दौर में ये सीक्रेट ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अपनों और दुश्मनों में फर्क करना भूलकर खूंखार मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। यही वो असली वजह है जिसके कारण डिमोनिक कल्ट में इन्हें पूरी तरह बैन कर दिया गया था। पास्ट में ऐसे ही टॉप एक्सपर्ट्स की लाशों से बने ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज ने भयंकर तबाही मचाई थी, और उस वक्त उन्हें रोकने वाला भी एक खास ही था। और आज वो सेंटेस मैं हूं। इसी बीच जू जोंगडी ने मौके का फायदा उठाकर 2 ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज का काम पूरी तरह तमाम कर दिया। उसने सामने खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कुछ और शब्द कहे, जिससे जू वेनबो का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। भले ही उसके हाथ से ब्लड प्लाज्मा ज़ॉम्बीज जैसा मोहरा निकल गया था, लेकिन उसके इरादे अब भी खतरनाक थे। उसने और डाओमो ने मिलकर हेविली इंजर्ड जू जोंगडी पर अटैक तो किया, लेकिन सच कहूं तो उनका एडवांटेज अभी भी कुछ खास नहीं था। लेकिन तभी, एक सेकंड वेट करो, ये मुझे हैंडल करने दो, ये कहते हुए जावांग मोजिंग हुआंडू सीधा जू वेनबो के पास आ गया। उसने शेनवी की तरफ एक हल्की सी स्मर्क के साथ देखा और बोला, वाह शेनवी, तुमने श्वेजांगशी को सबड्यू कर लिया। सीरियसली, काफी इंप्रेसिव स्किल्स हैं तुम्हारी। लेकिन एक बात बताओ, तुम जिस श्वेजांगशी की बात कर रही हो वो आखिर किस ईरा का है? ये बोलकर जू वांग हुआंडू ने अपनी इन्वेंट्री से एक स्कल जैसा स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट निकाला और उसे हल्के से शेक किया। और गेस व्हाट? जो श्वेजियांगशी पहले पूरी तरह से अपनी मोबिलिटी खो चुके थे और फ्रीज हो गए थे, वो अचानक से फिर से मूव करने लगे, जैसे उनका सिस्टम रीबूट हो गया हो। उधर दूसरी तरफ जू वेनबो किसी भी तरह शेंगमू को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करने के डेस्परेट मोड में था, और वो बस लानलू के फेंगो क्वानवांग को कैप्चर करने ही वाला था। पर तभी फेंगो क्वानवांग ने अचानक से एक चिलिंग वार्निंग दी। वो आ गया है। नेक्स्ट सेकेंड, हवा को चीरते हुए एक फिगर फ्लाइंग स्पीड से वहां पहुंचा और उसने डायरेक्टली यून सिंह के स्पीयर अटैक को ब्लॉक कर दिया। और बड़ी ही स्मूथली रिट्रीट करते हुए उसने ट्रैप्ड टियान को उठाया और सीधा एक सेफ हॉस्पिटल जोन में ले जाकर ड्रॉप कर दिया। उसी वक्त उसके साथ आए ली शिनजेंग और बाकी टीम मेंबर्स ने भी हेविली इंजर्ड फेंग यूकू को कवर दे दिया। अपना पूरा मास्टर प्लान एंड मोमेंट पर फेल होते देखकर और अपने ही साइड के लोगों को यून सिंह की टीम में डिफेक्ट होते देखकर जू वेनबो का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में बस अपना मुंह खोला ही था कि ली शिनजेंग की लाउड और अथॉरिटी वाली आवाज गूंजी, जू फैमिली के ब्रैट, क्या तुम रेबल करने की कोशिश कर रहे हो? अब क्योंकि डिमोनिक कल्ट में ली शिनजेंग का प्रेस्टीज और लेवल काफी हाई था, जू वेनबो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने एक डीप साई ली, लेकिन अगली ही सेकंड उसकी आंखों में एक कोल्ड ग्लेयर आ गई। वो सीधा आंखों में देखते हुए बोला, सीनियर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब हेवनली डीमन कल्ट का बेसिक रूल ही स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट करना है, तो फिर सिर्फ उन गिने चुने चोजन वंस को ही सारा प्रिविलेज क्यों मिलता है? रूल तो यही था ना कि जो स्ट्रॉन्ग है वही कल्ट लीडर बनेगा। लेकिन जब मैंने अपने रास्ते में आने वाले एक एक बेवकूफ को अपने पैरों तले कुचला और इतनी मेहनत करके वाइस कल्ट लीडर की पोजीशन हासिल की, तब मुझे एक कड़वा सच पता चला। वो सच ये था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना ही कल्ट लीडर बनने की गारंटी नहीं है। मैं इस बकवास को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उस टॉप पोजीशन पर पहुंच कर रहूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है, और जो भी मेरे रास्ते में आने की जुर्रत करेगा मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। यही रीजन है कि मैंने ये रास्ता चुना। अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए जू वेनबो का ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। उसका पावर लेवल इतना सर्ज हुआ कि उसकी बॉडी यीलू शेंगन्यू के फर्स्ट फॉर्म की एनर्जी से पूरी तरह घिर गई। लेकिन 1 साल पहले एक छोटे से ब्रैट ने मेरे पूरे मास्टर प्लान पर पानी फेर दिया। जू वेनबो ने यून सिंह की तरफ एक खतरनाक ग्लेयर दी और पूरी ताकत से दहाड़ा, तो मुझे बताओ, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए? उसका ये सारा फालतू का बुलशिट सुनकर यून सिंह ने उसके भारी ऑरा को एक ही झटके में शैटर किया और बड़े ही चिल टोन में बोला, जू वेनबो, ये फालतू का ड्रामा बंद करो।
तुम और कुछ नहीं, बस अपनी ही ग्रीड और डिजायर्स के साथ फाइट कर रहे हो। क्योंकि सच तो ये है कि वुलन में जो जिंदा बचता है असल में वही स्ट्रांग होता है, और सिर्फ वही इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है। ये बोलते हुए यून सिंह को अपनी पास्ट लाइफ में अपने मास्टर की कही हुई वो गहरी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, वुलन में सिर्फ स्ट्रांग लोग ही सर्वाइव नहीं करते, बल्कि जो सर्वाइव कर जाते हैं वही स्ट्रांग बनते हैं। कल्ट लीडर की पोजीशन का कंपटीशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने अपनी बात कंप्लीट की। जो सर्वाइव करेगा वही अल्टीमेट बॉस है, और यही वो इकलौता रास्ता है जिस पर सिर्फ स्ट्रांग लोग ही चल सकते हैं। ये सुनकर जू वेनबो पागलों की तरह जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो तुम्हारा दिमाग इस तरह सोचता है? ठीक है, फिर तो चलो आज यही देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन जिंदा बचकर वापस जाता है, कौन असली स्ट्रांग है, ये अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए जू वेनबो और उसके गैंग ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा यून सिंह पर डेडली अटैक कर दिया। पलक झपकते ही पूरा बैटलफील्ड 3 अलग अलग कॉम्बैट जोन्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ यून सिंह का डायरेक्ट फेस ऑफ जू वेनबो के साथ हो रहा था, दूसरी तरफ शांगिंग नियाओ और ली शिनशिंग मिलकर टोंग गामो और उन खतरनाक स्वेजियांग शी के खिलाफ अपना फ्रंट संभाले हुए थे, और तीसरी तरफ टियान आई और जोंगमू शुआनवांग का मैचअप दवांग मोदी हुआनटू के साथ सेट हो चुका था। लेकिन सिचुएशन उनके लिए काफी टेंस थी। टियान आई वाले साइड को छोड़कर, जहां स्वेजियंग शी का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था, बाकी दोनों साइड्स बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थीं और एक इंटेंस बिटर बैटल में फंसी हुई थीं। अपने सामने टियान आई को देखकर हुआनटू भी पूरी ताकत से अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका मेन मिशन उसे जिंदा कैप्चर करना था। लेकिन ये बॉस फाइट इतनी आसान भी नहीं थी। जब भी हुआनटू जोंगमू शुआनवांग को फिनिश करने के लिए अपना हैवी पंच मारता, टियान आई अचानक से बीच में डैश करके उसे बचा लेती, और काउंटर में जब भी वो टियान आई को पकड़ने की कोशिश करता तो जोंगमू शुआनवांग के डेडली काउंटर्स उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते। वो दोनों मिलकर एक परफेक्ट एक्सट्रीम डिफेंस लूप बना चुके थे, और ऊपर से शैडोज में छिपा हुआ एक और एनिमी था, जिसकी वजह से हुआनटू काफी देर से अपने ओपोनेंट्स को टेक डाउन नहीं कर पा रहा था। हुआनटू ने फ्रस्ट्रेशन में अपना माथा पीटा, पर फिर उसने स्मर्क करते हुए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सामने वाला कोई भी इनविंसिबल नहीं है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा और वो इन सबको डिफीट कर ही देगा। उधर दूसरी तरफ यून सिंह ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया था कि उसकी पूरी टीम एक मैसिव डिसएडवांटेज में है और उनका विन रेट गिर रहा है, खास तौर पर उसके अपने फ्रंट पर, जहां जू वेनबो और उसके साथ 2 तीजियांग शी आगे और पीछे से पिंसर अटैक कर रहे थे, जिन्होंने यून सिंह को ऑलमोस्ट मौत के किनारे तक धकेल दिया था। लेकिन भाई, अपना हीरो इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। चाहे उसे कितनी ही बार जमीन पर क्यों ना पटका गया हो, वो हर बार वापस खड़ा हो ही जाता। वो किसी भी हाल में यहां नहीं मर सकता था। अपनी इस रीइनकार्नेटेड लाइफ में इतनी सारी मेहनत और ग्राइंडिंग के बाद वो इस लेवल तक पहुंचा था। ऐसे बीच में गिव अप करना तो उसके लिए ऑप्शन ही नहीं था। आखिर उसे अपने क्लैन और अपने मास्टर्स की लेगेसी के बारे में भी तो सोचना था। और अब उसे क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, उसके वो दोनों मास्टर्स। यून सिंह अब क्यानहुई को अपना असली मास्टर मान चुका था, और उसे अभी भी अपने गोल्स अचीव करने थे। इस मुश्किल रास्ते पर उसे सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक इंसान तो था नहीं, इसलिए वो किसी भी हाल में यहां हार मानकर नहीं मर सकता था। उसने बस अपने दिमाग में एक थॉट फोकस किया, और नेक्स्ट सेकंड ही उसके अंदर एक इंटेंस आग सी धधक उठी। यून सिंह की बॉडी से एक खतरनाक और मिस्टीरियस कोअर्शन ऑरा रिलीज होने लगा। ये कोई नॉर्मल पावर नहीं थी, ये कंप्लीट वुलू शेंगमू था। यहां तक कि उसके एनिमीज भी इस ओवरपावरिंग ऑरा के सामने एक अजीब सी शांति और ट्रैंक्विलिटी फील करने लगे। डिमोनिक कल्ट के खूंखार लोगों के अंदर इस तरह का इमोशन पैदा कर देना, यही तो शेंगमू का असली जलवा था। जू वेनबो को बराबरी की टक्कर देने के लिए यून सिंह ने फाइनली अपने कंप्लीट वुलू शेंगमू फॉर्म को पूरी तरह से अनलीश कर दिया था। डाओमो तो तुरंत इस पावर को देखकर पूरी तरह से शॉक में चला गया और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। वहीं जू वेनबो भी अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। उसने खुद जो आधी अधूरी शेंगबो एनवी की स्किल सीखी थी, उसके कंपैरिजन में यून सिंह का ये फॉर्म एकदम हेवन एंड अर्थ वाले डिफरेंस जैसा था। जू वेनबो कुड़ते हुए सोचने लगा कि यंग कल्ट लीडर का टैलेंट और बोन स्ट्रक्चर एक्स्ट्रॉर्डनरी है। उसे कल्ट लीडर का फेवर मिला, उसे सेक्ट में रख लिया गया और उसे सारे वीआईपी प्रिविलेजेस मिलते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने टियानमो शेनगोंग को इनहेरिट कर लिया। इस दुनिया में इतना अनफेयर सिस्टम कैसे हो सकता है? एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट, वीआईपी प्रिविलेजेस, ये फालतू की बातें सुनकर यून सिंह का दिमाग झन्ना गया। उसे अपनी टियनमोकू और क्यांगविगू वाली वो ब्रूटल ट्रेनिंग याद आ गई। उसे कल्ट लीडर की वो हेलिश स्पेशल ट्रेनिंग याद आई, और वो भारी लोहे के ट्रेनिंग ट्यूब्स जो उसने पिछले 10 सालों से अपनी बॉडी से एक पल के लिए भी नहीं उतारे थे। वो सीधा जू वेनबो को गालियां देने लगा कि इस बेवकूफ को जरा भी आइडिया नहीं है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने कितनी खून पसीने की ग्राइंडिंग की है। और अब बात सिर्फ लड़ाई जीतने की नहीं थी। उसे यहां ना सिर्फ जू वेनबो को बुरी तरह डिफीट करना था,
बल्कि उसका मुंह खुलवाकर ये भी उगलवाना था कि आखिर उस पर वो सीक्रेट स्पेल किसने प्लांट किया था। यून सिंह के इस एपिक बैटल ऑरा को देखकर पास ही फाइट कर रहे ली सिंगजेंग और शांग निंग्याओ का कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगा। उन दोनों ने अपना पावर लेवल बढ़ाया और अचानक से एक साथ अपना डेडली अटैक लॉन्च कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, यून सिंह और जू वेनबो के बीच का ये डेथ मैच फिर से एक स्टेलमेट में फंस गया। अब जो भी कहो, जू वेनबो आखिरकार डिमोनिक कल्ट का वाइस कल्ट लीडर था, कोई रैंडम मॉब तो था नहीं। भले ही यून सिंह ने तियानमो शिंगजू को मास्टर कर लिया था, फिर भी वो धीरे धीरे डिसएडवांटेज में जाने लगा था और लड़ाई का पलड़ा भारी होने लगा था। और अब सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। एक पॉइंट पर यून सिंह ने अपनी शेंगू किन्याओ स्किल का यूज किया और उसी होली फायर के अंदर स्टेल्थ मोड में छिपते हुए वो पलक झपकते ही जू वेनबो के एकदम क्लोज आ गया। उसने तुरंत अपनी उंगलियों पर छिपे हिडन वेपन फेबाओ वान को ट्रिगर किया और सीधा अपने ओपोनेंट के सिर पर एम कर दिया। बूम! हेडशॉट की पूरी तैयारी थी। लेकिन अफसोस, यून सिंह के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उसने देखा कि अचानक से एक स्वेजियांगशी बीच में आ गया और उसने जू वेनबो के लिए एक ह्यूमन शील्ड बनकर उस डेडली ब्लो को ब्लॉक कर लिया। और मजे की बात तो ये थी कि उस मॉन्स्टर ने अटैक को ऐसे इग्नोर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यंग कल्ट लीडर, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो। उसे पीछे छिपता देख जू वेनबो ने एक क्रीपी सी स्मर्क के साथ ताना मारा। और तभी दूर से आ रही बैटल शॉकवेव्स के बीच ली सिंगजेंग और शांगिंग याओ भी बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त तिएनायू का साइड भी एक मैसिव क्राइसिस में फंस चुका था और वो लोग भी हार के करीब थे। इस लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन को सेंस करते हुए यून सिंह ने अंदर ही अंदर दांत पीसे। उसने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहां स्वेजियांगशी का बैकअप आ जाएगा और इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के कारण अब वो सब एक डेड एंड पर आ चुके थे। क्या उसका गेम यहीं ओवर होने वाला था? क्या उसकी डेस्टिनी बस यहीं तक थी? लेकिन ठीक उसी डेस्परेट मोमेंट में, वू अर्नी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक फिगर अचानक से हवा को चीरते हुए वहां लैंड हुआ। भले ही उसने कोई शोर नहीं मचाया और ना ही वो कोई आम इंसान लग रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही पूरी बाजी पलटने और सब कुछ हैंडल करने के लिए काफी थी। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा लेजेंड था जिसने ह्यूमन लिमिट्स को बहुत पहले ही पार कर दिया था। जैसे ही वो नजदीक आया, पूरे माहौल में एक डिवाइन ऑरा फैल गया। ये कोई और नहीं, डिमोनिक कल्ट के असली बॉस और शेंसिंग टैंक के मास्टर तियानहुई थे। उन्हें अचानक वहां देखकर जू वेनबो के तो होश उड़ गए और उसने गुस्से में चीखते हुए उन्हें मास्टर कहकर पुकारा। दूसरी तरफ यू एक्सिंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में तियानहुई खुद उसे बचाने आएंगे। यून सिंह के मुंह से निकली उस सच्ची मास्टर वाली पुकार को सुनकर तियानहुई ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, वू एर्नी, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है। अब तक तुमने जो मेहनत की और दर्द सहा, वो सब मैंने देख लिया। अब तुम रिलैक्स करो, आगे का काम तुम्हारा मास्टर संभाल लेगा। इसके बाद तियानहुई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो अपनी बेटी तियानआई को वापस अपने पास ला सकें। जब हुआनटू ने देखा कि तियानहुई हवा से चीजें खींचने वाली उस लेजेंडरी स्पेस एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी हवा टाइट हो गई और उसका मोराल सीधा 70% गिर गया। लेकिन फिर भी हार मानने के बजाय उसने अपनी तलवार घुमाई और हवा में मौजूद तियानआई पर अटैक कर दिया। पर भाई, तियानहुई के सामने ये सब बचकानी हरकतें कहाँ चलने वाली थीं। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और एक इनविजिबल फोर्स ने हुआनटू के अटैक को तिनके की तरह उड़ा दिया। ये कमाल था खुद को हेवनली डीमन कहने वाले शांगवान का, जो ऐन वक्त पर वहां पहुंच गया था। मौत के मुंह से वापस आते ही तियानआई इमोशनल हो गई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। तियानहुई ने उसे चुप कराया और तुरंत एक सेफ जोन में जाने को कहा। फिर उन्होंने अपना फैन निकाला और सबसे पहले ली सिंशेंग की तरफ देखा। जब तियानहुई ने उनसे पूछा तो ली सिंशेंग ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अब वो मास्टर मिल गया है जिसकी सेवा करने के लिए वो पैदा हुए हैं। और जाहिर है ये सुनकर जू वेनबो का खून खौल उठा। अपने वफादार साथी की ये बात सुनकर तियानहुई ने बड़ी ही प्राउड वाली नजरों से यून सिंह की तरफ देखा और फिर उनकी नजरें वापस दुश्मनों पर टिक गईं। इसके बाद तियानहुई की नजर क्वानवांग पर पड़ी, जिसे देखकर उन्होंने इशारा किया कि अब क्वानवांग भी आराम कर सकता है। चूंकि अब खुद कल्ट लीडर मैदान में आ चुके थे, तो जाहिर है कि सबने चैन की सांस ली। जू जोंगडी ने भी हामी भरी और उनकी सीरियस इंजरीज को देखते हुए तियानहुई ने शांगवान को ऑर्डर दिया कि ये सब खत्म होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, जू जोंगडी की बॉडी को पूरी तरह रिकवर करना है। आखिरकार तियानहुई की ठंडी नजरें डाओ मो पर जाकर टिकीं, जो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। तियानहुई ने बड़े ही शांत लेकिन डरावने लहजे में कहा, डाओ मो, अगर तुमने अपनी मर्जी से इन गद्दारों का साथ दिया है तो आज तुम्हारी जान भी चली जाए तो तुम कोई शिकायत नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने बस अपनी एक उंगली उठाई। हवा में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई और डाओ मो को ऐसा लगा जैसे अनगिनत इनविजिबल सॉर्ड क्यूआई उसे चारों तरफ से घेर रही हैं। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे हजारों तलवारें एक साथ उसके पार निकल गई हों।
तियानहुई से पूरे 20 कदम की दूरी पर खड़े होने के बावजूद डाओ मो का शरीर एक झटके में जमीन पर ढेर हो गया। उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही थी और मरते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, तो यह है तलवारबाजी की वो अल्टीमेट हाइट। टॉप 10 डीमन वेनरेबल्स में से एक डाओ मो को तियानहुई ने सिर्फ एक सिंगल हिट में खत्म कर दिया था। इसी के साथ डिमोनिक कल्ट की इस सत्ता की जंग का अंत करीब आ गया। एक बीमार चल रहे कल्ट लीडर ने अचानक प्रकट होकर अपनी शिंगजियान स्किल से एक झटके में एक डीमन वेनरेबल को ठिकाने लगा दिया था। जू वेनबो ने जब डाओ मो की लाश को जमीन पर पड़े देखा तो उसकी रूह कांप गई। ये शिंगजियान कोई मामूली स्किल नहीं थी, ये सीधा दिल और दिमाग पर वार करने वाली तकनीक थी। उसे लगा कि शायद पुराने लोग इसलिए डर गए थे क्योंकि कल्ट लीडर अचानक गायब हो गए थे, जिससे उनका फोकस बिगड़ गया था। उसने खुद को दिलासा देते हुए सोचा कि अगर उसका विल पावर मजबूत रहा तो कम से कम 70% चांसेस हैं कि वो इस शिंगजियान को झेल पाएगा। लेकिन अब उसे अपनी जान ऐसी चीज पर दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी जिसका आउटकम फिक्स ना हो। ये सोचते ही जू वेनबो का चेहरा उतर गया और उसे अपनी हार साफ दिखने लगी। तभी तियानहुई ने उसकी तरफ देखा और बोला, वाइस कल्ट लीडर, तुम अपनी बेतहाशा ग्रीड की वजह से ही आज इस मुकाम तक पहुंचे हो। हालांकि एंड में तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन तुम्हारी कही कुछ बातें सच भी थीं। तियानहुई के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और उसने आगे कहा, पर क्या तुम जानते हो, मुझे तुम्हारी इन चालों का अंदाजा बहुत पहले ही हो गया था, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें वाइस कल्ट लीडर बनने दिया। ये सुनते ही जू वेनबो का चेहरा शौक से सफेद पड़ गया। तियानहुई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक लीडर की पोजीशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां उसे रोकने वाली या बैलेंस करने वाली ताकत मौजूद हो, तभी वो सही रास्ते पर चल सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दूसरे दुश्मन हमारी जान लेने के लिए आ जाते। असल में तुम्हारा रोल बस मुझे चेक में रखने के लिए था। जू वेनबो को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक गहरी आह भरी और बोला, इसका मतलब मैं हमेशा से आपके हाथ की कठपुतली बना हुआ था। पर तियानहुई ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। तुमने इस बार जो जहर इस्तेमाल किया था वो वाकई काफी खतरनाक था। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि मैं बस मरने ही वाला हूं। इस पर जू वेनबो चिढ़कर बोला, पर उसका फायदा ही क्या हुआ जब वो जहर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये सुनकर कि कल्ट लीडर ने जहर का असर खत्म कर दिया है, वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन यू एक्सिंग के चेहरे पर अभी भी चिंता साफ दिख रही थी। उसने नोटिस किया कि मास्टर के हाथ हल्के से कांप रहे थे। यू एक्सिंग ने घबराहट में अपने दांत भींचे, तभी उसे अपने दिमाग में मास्टर की आवाज सुनाई दी, मैं ठीक हूं, बस इस मामले को पूरी तरह खत्म करने तक मुझे टिके रहना है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर यू एक्सिंग सोचने लगा कि उसके मास्टर के जहर की चपेट में आने के बाद आगे क्या होगा। जू वेनबो को सत्ता छीनने के लिए खुला छोड़ देने का आखिर क्या मतलब था? क्या वो वाकई अपने सभी दुश्मनों को एक ही जगह खींचकर उन सबका एक साथ सफाया करना चाहते थे? हालांकि सुनने में ये कूल लगता है, पर यह प्लान हद से ज्यादा रिस्की था। अगर शंगुअन सही समय पर यहां नहीं पहुंचते तो यहां मौजूद एक भी इंसान सही सलामत नहीं बचता। तभी यून सिंह का दिल जोर से धड़का और तियानहुई के चेहरे को देखते ही उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, ब्लफिंग। हर चीज के दो पहलू होते हैं। बाहर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे तियानहुई की बॉडी से सारा जहर साफ हो चुका है, पर असलियत ये हो सकती थी कि वो जहर उनके सिस्टम को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर चुका है। और सच तो यह है कि जैसा यू एक्सिंग ने सोचा वैसा ही कुछ हुआ था। शुरुआत में तियानहुई ने सोचा था कि वो अपनी फेंगेनवी तकनीक का इस्तेमाल करके जानबूझकर अपनी जान दांव पर लगाएंगे ताकि सेक्ट के अंदर छिपे गद्दारों का सफाया हो सके। लेकिन जहर खा लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि चीजें वैसी नहीं चल रहीं जैसी उन्होंने सोची थीं। भले ही उनका लेवल डिवाइन जैसा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद और डिमोनिक कल्ट के सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट शंगुआन जी के साथ हाथ मिलाने के बावजूद वो इस जहर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। ये मामला उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, पर्दों के पीछे छिपे दुश्मनों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए। उनका प्लान तो ये था कि जब सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तब तियानहुई एकदम फिट होकर सबके सामने आएंगे, लेकिन उनकी बॉडी में मौजूद उस पावरफुल टॉक्सिन ने सब बिगाड़ दिया। उसे दबाने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया और इसी वजह से उन्हें यहां पहुंचने में काफी देर हो गई। ये सब सोचते ही यू एक्सिंग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो बस अब मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि उसकी ये डरावनी थ्योरी गलत साबित हो जाए। तियानहुई ने जू वेनबो की तरफ ठंडी नजरों से देखा और सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या इन स्वेजांग शी को बनाने का तरीका तुम्हारा अपना है? जवाब मिला, नहीं, उसे ये सब किसी और ने सिखाया था। तियानहुई तुरंत समझ गए कि ये जरूर उस इंसान का काम है जिसे अभी शंगुआन जी ने पीछे खदेड़ा था। उधर जू वेनबो ने जब बगल में देखा तो पाया कि जावांग मोदी पहले ही वहां से रफू चक्कर हो चुका है। उसने मन ही मन उसे गाली दी कि ऐन मौके पर दगा दे गया। इस बीच तियानहुई ने शंगुआन जी को कड़ा ऑर्डर दिया कि सभी डीमन वेनरेबल्स को काम पर लगाओ और भागने वाले गद्दारों को हर हाल में जिंदा पकड़ कर लाओ।
अब खुद को पूरी तरह अकेला पाकर जू वेनबो ने अपनी आखिरी बाजी खेलने का फैसला किया। उसे लगा कि उसके पास जो 5 श्वेजियांगशी हैं, अगर वो उन्हें ढाल बनाकर थोड़ा टाइम खींच ले तो शायद उसके बचने के चांसेस बन जाएं। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी एनर्जी रिलीज की, जिससे आसपास के श्वेजियांगशी का ऑरा अचानक बहुत बढ़ गया और वो सब खूंखार दिखने लगे। लेकिन भाई, सामने डेमोनिक कल्ट का असली फाइनल बॉस खड़ा था। तियानहुई ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और एक जबरदस्त सॉर्ड क्यूआई छोड़ी, जिसने पलक झपकते ही एक श्वेजियांगशी के चिथड़े उड़ा दिए। उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जू वेनबो के हाथ कांपने लगे। वो वहां से भागने की सोच ही रहा था कि तियानहुई ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, भागने की कोशिश भी मत करना। मेरा अटैक ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। यही थी कल्ट लीडर तियानहुई की लेजेंडरी टेक्निक शिंगजियान। तख्तापलट की कोशिश में पूरी तरह फेल हो चुके वाइस कल्ट लीडर जू वेनबो ने अभी भी हार नहीं मानी थी और अपने बाकी बचे ज़ॉम्बीज़ को शिंगजियान के आगे करने की कोशिश की, पर उसे क्या पता था कि मास्टर की ये स्किल वक्त और स्पेस से भी परे है। ये शिंगजियान असल में सोल पर वार करने वाली तलवार है। मास्टर ने बस एक बार सोच लिया और समझो निशाना लग गया। कल्ट लीडर तियानहुई ने बस अपना एक हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल 4 श्वेजियांगशी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे जू वेनबो का खेल खत्म हो गया। वो वहीं ढेर हो गया। यून सिंह जमीन पर पड़े जू वेनबो की लाश को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा दुश्मन इतनी आसानी से निपट गया। अब क्योंकि उनका मास्टर मर चुका था तो वो चारों श्वेजियांगशी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर पागलों की तरह यहां वहां भागने लगे। तियानहुई ने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल किया और अपनी उंगलियों के एक मामूली इशारे से पलक झपकते ही उनमें से 3 मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया। जब सिर्फ आखिरी श्वेजियांगशी बचा तो उसने पूरी ताकत से तियानहुई पर चार्ज किया, जिसे मास्टर ने बड़े आराम से साइड में होकर डॉज कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड सीन पूरी तरह पलट गया। एक तेज धार वाली लंबी तलवार सीधे तियानहुई के पेट के आर पार हो गई। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यिंग था। ये देखकर ली सिनशेंग अपने होश खो बैठा और चिल्लाया, कमीने, ये तू क्या कर रहा है? यिंग ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आपकी बॉडी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। मेरा अंदाजा सही था ना? बाकी सब लोग शॉक में थे क्योंकि उन्होंने देखा कि तियानहुई के जख्म से जो खून निकल रहा था वो किसी खौलते हुए जहर जैसा दिख रहा था। यिंग पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, आखिर उस खतरनाक जहर के बाद आप एकदम ठीक कैसे हो सकते थे? तभी तियानहुई ने बिजली की रफ्तार से यिंग के हाथ को जकड़ लिया और तुरंत उसके प्रेशर पॉइंट्स दबाकर अपने खून को बहने से रोका। उन्होंने सीधे उसका गला दबोच लिया और कड़क आवाज में पूछा कि क्या उसने यिंग की बॉडी और उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है? यिंग के शरीर से एक अजनबी आवाज गूंजी, मेरा नाम जाओ मूली है और मेरी मार्शल आर्ट्स का मकसद ही सिर्फ धोखा और तबाही मचाना है। तुम चाहकर भी इस इंसान पर से मेरा कंट्रोल नहीं हटा पाओगे क्योंकि तुम इसे मारना नहीं चाहते। ये सुनकर तियानहुई ने एक ठंडी आह भरी। हवा में सिर्फ हड्डियों के चटकने की डरावनी आवाज गूंजी। क्या इस इंसान की कोई फैमिली है? तियानहुई ने ली सिनजेंग की तरफ देखते हुए पूछा। ली सिनजेंग ने सर झुकाकर जवाब दिया कि यिंग की मौत हो चुकी है और वुलू मोजू में उसके कुछ करीबी लोग हैं जो उसकी बॉडी कलेक्ट कर लेंगे। इस पर मास्टर ने हुक्म दिया कि उसे डिमोनिक कल्ट के एक वफादार सिपाही की तरह पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो जहरीला जख्म अंदर ही अंदर मास्टर की बॉडी को खोखला कर रहा था। अपनी गिरती हुई हेल्थ को महसूस करते हुए तियानहुई ने दांत भींचकर खुद को संभाला और जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने ली सिनजेंग को ऑर्डर दिया कि स्ट्रैटेजिस्ट शांगवनजी को इन्फॉर्म करो ताकि पहले से डिसाइड किया गया प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके। इसी बीच उनकी बेटी तियान आई बेहद परेशान होकर उनके पास आई। मास्टर ने अपनी तकलीफ छिपाते हुए चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाई और उसे तसल्ली दी, लेकिन पास खड़े यून सिंह के लिए ये सब देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसे पता था कि इतने गहरे जख्म के साथ मास्टर इस वक्त किस भयानक दर्द से गुजर रहे होंगे। और बोअर, मास्टर ने पुकारा। जी मास्टर। यूंग सिंह तुरंत करीब आया। तियानहुई ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि उसने शेंगफा को मास्टर कर लिया है और उसका टैलेंट सच में कमाल का है। उन्हें पूरा भरोसा था कि आने वाले वक्त में जब कल्ट की कमान यून सिंह के हाथों में होगी तो वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। हालांकि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, फिर भी वो अपने इस चहेते शागिर्द को आखिरी तोहफा देना चाहते थे। मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, तुम मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। जी मास्टर, मैं आपके हर आदेश के लिए तैयार हूं, यू एक्सिंग ने सर झुकाकर जवाब दिया। जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगे, पीछे से टियन आई ने जोर से आवाज दी, शुक्रिया। फिर अपनी आंखों में आंसू लिए उसने कांपती आवाज में पूछा, आप वापस आएंगे ना? है ना? तियानहुई ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और मुड़कर अपनी बेटी को एक आखिरी भरोसा देने वाली मुस्कान दी। पीछे छूट गई तो बस लोगों की वो भीड़ जो उन्हें जाते हुए देख रही थी। उस बर्फीले पहाड़ पर पहुंचकर जहां शिनगोंग बना था, इतनी गंभीर चोटों के बावजूद तियानहुई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तियानमो जिजुन के गौरव को संभाला। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए यू एक्सिंग की मदद लेने से साफ मना कर दिया। आखिर एक गुरु होकर वो अपने चेले से सहारा कैसे ले सकते थे?
डिमोनिक कल्ट के कल्ट लीडर के लिए अपनी डिग्निटी और स्टेटस सबसे ऊपर था। चाहे उनके जख्म कितने ही गहरे क्यों ना हो, खून लगातार बह रहा हो और उनके कदम लड़खड़ा रहे हों, फिर भी वो मौत की इस राह पर अकेले ही चल पड़े ताकि टियानमो की आखिरी मर्यादा को बचा सकें। पीछे से उन्हें देखते हुए यूनसिंग को उनके अंदर एक अजीब सा जुनून और गर्व महसूस हो रहा था, एक ऐसी जिद्दी और अकेली हिम्मत जो कभी हार नहीं मानती। यही तो टियानमो का रास्ता था, एक ऐसी मशाल जो बुझने से ठीक पहले अपनी पूरी ताकत से जलना चाहती है ताकि उसकी चमक सबसे खूबसूरत हो। आखिरकार वो शेंगोंग के अंदर मौजूद उस खास मैजिक फॉर्मेशन के पास पहुंचे। वहां हजारों परछाइयां गेट पर पहरा दे रही थीं। तियनहुई ने अपनी नजरें यूनसिंग पर टिकाईं और कहा, तुम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन तुम अभी बहुत यंग हो। जिंदगी के कड़वे सच और बुरे कामों के बोझ को झेलने का एक्सपीरियंस तुम्हें अभी नहीं है, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तक मैंने जो भी पाप या गुनाह किए हैं उनका पूरा भार मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। उसी वक्त पहाड़ के एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ जा वांग मोली मुस्कुरा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डिमोनिक कल्ट के जिस मेंबर को उसने पहले से कंट्रोल कर रखा था वो इतना बड़ा काम कर देगा। उसे अपनी उस आखिरी चोट और इस बात की कंफर्मेशन पर बड़ा नाज था कि तियानहुई वाकई जहर की चपेट में आ चुके हैं। अब पूरी दुनिया और वुलन में 2 स्टार्स एंड 1 लुओ के नाम से मशहूर उन 3 महान योद्धाओं का दौर खत्म होने वाला था, जिन्होंने डिवाइन रेल्म की उस ऊंचाई को छुआ था जहां तक पहुंचने का सपना हर कोई देखता है। अब से वुलन के उन लेजेंडरी टॉप्स का नंबर 3 से घटकर सिर्फ 2 रह जाएगा। ये सोचते ही जा वांग मोदी ने तुरंत एक सीक्रेट लेटर लिखा। उसे पूरा भरोसा था कि जब तक ये लेटर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तब तक जो उसने लिखा है वो हकीकत बन चुका होगा। उस कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तियानहुई की मौत। पर क्या सत्ता और गद्दी मिलने के बाद हर राजा बदल जाता है? इस आदमी ने भी तो एम्परर बनने के लिए अपने ही खून के प्यासे भाई बहनों का सफाया कर दिया था, यहां तक कि सिर्फ एक रिश्तेदार को जिंदा छोड़ा। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो एक ऐसा रूलर बन सके जो पूरी दुनिया पर सही से राज करे, क्योंकि जिन राजकुमारों को उसने मारा था वो या तो पूरी तरह बुराई में डूबे थे या फिर दिमागी तौर पर बीमार और निकम्मे थे। लेकिन वक्त के साथ एम्परर खुद भी बदल गया। उसके सगे छोटे भाई जेनशेंग वांगजुपिंग को वो पुराने दिन याद आए जब उसका भाई कुछ और था, पर अब वो उसे देखकर दंग रह गया। उसे पहले लगता था कि एम्परर ये सब सिर्फ आर्मी के बीच छिपे गद्दारों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है, पर भला कोई नाटक 20 साल तक कैसे खींच सकता है? जू पिंग को अब साफ दिख रहा था कि उसका भाई पागल हो चुका है। वो अब इतना जालिम और खून का प्यासा बन गया था कि उसमें उन सभी मरे हुए राजकुमारों की बुराइयां एक साथ नजर आने लगी थीं। अब जू पिंग को समझ आ गया था कि दरबार और किंगडम की इस अफरा तफरी को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे अपने ही भाई को मारकर खुद गद्दी संभालनी होगी। पर क्या ये सही होगा? उसके भाई ने सालों पहले जो किया था वो सिर्फ पावर और एम्बिशन के लिए नहीं बल्कि दुनिया में इंसाफ बनाए रखने के लिए किया था। अब सवाल ये था कि क्या उसे अपने भाई के प्रति वफादारी निभानी चाहिए या फिर अपने उसूलों के लिए उसे खत्म कर देना चाहिए। जूपिंग इस उलझन में फंसा था कि क्या वो उस बेकाबू राजा को मारकर महल को इस अंधेरे से बचाए या फिर अपनी वफादारी निभाए। वो अभी इन दोनों ख्यालों के बीच जूझ ही रहा था कि तभी उसका एक खास आदमी तियांडी हुईसी दू जेनमिंग वहां आ पहुंचा। लेकिन तिंदी हुईसी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया था। उसने बताया कि आसमान में एक ऐसा सितारा निकला है जो पहले कभी नहीं देखा गया और वो पूरे महल पर अपनी रोशनी बिखेर रहा है। अजीब बात यह थी कि उस सितारे से एक डरावनी लाल रोशनी निकल रही थी जिसने राजा की किस्मत के सितारे को इतनी बुरी तरह दबा दिया था कि उसका बचना नामुमकिन लग रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई महल में सत्ता पलटने की साजिश रच रहा है और राजा को दबाने की कोशिश कर रहा है। तियांडी हुईसी ने आगे अपनी बात जारी रखी कि महल में राजा की पावर सबसे ज्यादा होती है, तो भला ऐसा कौन हो सकता है जो उसे भी दबा दे। उसने घबराते हुए बताया, मैंने कल रात आसमान के सितारों की चाल देखी और कई पुरानी किताबों को खंगाला, तब जाकर मुझे प्राचीन वुलिन के तियांडी जे द्वारा लिखे गए इतिहास में कुछ मिला। उस रिकॉर्ड के मुताबिक जब भी निथियन जियाओ के 4 साल पूरे होते हैं तब उस शक्ति का केंद्र चमकने लगता है। जूपिंग जानता था कि तियांडी हुईजी एक वुलिन एक्सपर्ट है और तियांडी जे के बारे में भी उसे थोड़ी जानकारी थी, लेकिन निथियान जियाओ जैसा अजीब और बुरा नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। तियांडी हुईसी ने उसे समझाते हुए कहा कि निथियान जियाओ असल में एक ऐसा दुष्ट संगठन है जिसका मकसद पूरे वुलिन में तबाही मचाना और उसे पूरी तरह से उलट पलट देना है। इतना ही नहीं, अब वो अपनी काली ताकत का हाथ शाही घराने तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी निथियन जियाओ अब राजा को हटाकर खुद सत्ता हथियाने की फिराक में है। ये सब बताते हुए तिंदी हुईसी के पसीने छूट रहे थे। उसने डरते हुए बस इतना ही कहा, इंपीरियल पावर सबसे बड़ी होती है और किसी के लिए भी उसे दबाना मुमकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हालात बहुत खराब हैं।